भारत के इतिहास के लिए वह एक टर्निंग पॉइंट था जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। 1526 ईस्वी में जिस बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की, उसके बाद उसके बेटे हुमायूं और फिर उसके बाद उनके बेटे अकबर, जबकि हुमायूं के कुछ दिन शासन करने के बाद शेरशाह ने उसे भारत से भगा भी दिया था, लेकिन फिर वह लौट करके आ गया था। 15 साल वह भारत से बाहर रह करके। तो अकबर के बाद उनके बेटा जहांगीर और जहांगीर के बाद उनके बेटा शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो हम बाबर से लेकर यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनको महान मुगल कहते हैं। महान मुगल इसलिए कहते हैं कि बाबर ने जिस मुगल वंश की नींव डाली उसकी पायों को मजबूत अकबर ने किया और उसके बाद जहांगीर एवं शाहजहां ने उसका विस्तार किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब एक ऐसे बादशाह थे, जब 3 मार्च 1707 को औरंगाबाद में उनकी मृत्यु होती है, तब औरंगाबाद में उनकी मृत्यु के समय वो भारत में 21 प्रांत छोड़ करके जाते हैं। 21 प्रांत उस समय भारतवर्ष में, आप इस नक्शे के माध्यम से, आप इस नक्शा के माध्यम से आराम से इसको समझ सकते हैं कि हम इसे जो नक्शा बनाए हैं इसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है उस समय का। 21 प्रांत यह छोड़कर जाते हैं। इसमें दक्षिण भारत में 6 प्रांत हैं, औरंगाबाद, बीजापुर, बरार, हैदराबाद, तेलंगाना और खानदेश। उत्तर भारत में 14 राज्य हैं और उत्तर पश्चिम में एक राज्य है काबुल। इस प्रकार से अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है, इस प्रकार 21 प्रांत छोड़ करके औरंगजेब जाते हैं। अब औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो औरंगजेब के 5 पुत्र थे, अकबर, सुल्तान महमूद, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये अकबर दूसरे हैं। अब औरंगजेब के समय में ही इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अकबर और सुल्तान महमूद की 3 बेटे बच जाते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय मुअज्जम अभी इन बचे हुए में सबसे बड़ा बेटा रहता है। यह काबुल पर शासन कर रहा होता है गवर्नर के रूप में। आजम दूसरा बेटा है, यह गुजरात में शासन कर रहा होता है और कामबख्श तीसरा है जो बीजापुर में शासन कर रहा होता है। हुआ यह कि जब औरंगजेब को मरने की खबर मिली तो जैसे ही खबर मिलती है वैसे ही सबसे पहले आजम गुजरात से अहमदाबाद की ओर बढ़ता है, गुजरात में, और अहमदनगर की ओर यहाँ से बढ़ता है और अपने को भारत का बादशाह घोषित कर देता है। तो भला मुअज्जम कब चुप रहता, यह भी आगे बढ़ता है और पेशावर पहुँचते पहुँचते यह भी अपने को बादशाह घोषित कर देता है। तो अब मुअज्जम और आजम जब दोनों को अपने अपने को बादशाह घोषित कर लिए, तब तो यह तय करना पड़ेगा युद्ध के मैदान में कि आखिर बादशाह होगा तो कौन होगा। तो आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ के पास में जजाव एक जगह है, वहाँ 18 जून 1707 को दोनों की सेना आमने सामने हुई, भिड़ंत हुई, दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन विजय अंततः मुअज्जम को हुआ, आजम हार गया। और जिस तरह से मुगलिया सल्तनत का यह नियम था, जो पराजित होता था उसके सर कलम कर दिए जाते थे, अपना सगा भाई आजम मार दिए गए। अब जब आजम मार दिए गए, बच गए मुअज्जम। अब दक्षिण में उस समय कामबख्श शासन कर रहे थे, तो भला कामबख्श क्यों चुप रहता। कामबख्श को भी लगता था कि हम तुमसे कम थोड़े हैं। तो दक्षिण में वह स्वयं को बादशाह घोषित कर रहा था, तब तक कामबख्श पहुंच गया हैदराबाद, और हैदराबाद मुअज्जम पहुंचा हैदराबाद के पास मुअज्जम और कामबख्श 13 जनवरी 1709 को दोनों आपस में भिड़ गए और अंततः जो है सो यहाँ कामबख्श हार गया। और फिर इनकी भी वही गति होनी थी जो अन्य मुगलों के साथ हो रही थी, कामबख्श भी मारे गए और बच गया एक अकेला मुअज्जम। यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से, यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1709 ईस्वी यहाँ देख रहे हैं, अपने आप को दिल्ली की गद्दी पर घोषित कर लिया, जबकि यह पूर्व में ही पेशावर में ही अपने को भारत का बादशाह घोषित कर लिया था 1707 में ही। इसलिए देखिएगा यहाँ बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, मैंने आपको लिख करके दिखाया कि 1707 से 12 तक उसने शासन किया। अब इसके पास न आजम थे न कामबख्श थे, आराम से शासन कर सकता था। अपने जीवन में कई काम इसने किए भी, सिखों से इसने संधि कर ली, इन्होंने मुगलों के कैद में संभाजी महाराज जो 1689 से ही थे उनको छोड़ दिए, कई ऐसे इन्होंने काम किए।
परंतु ये उतने भी अच्छे नहीं थे, इसलिए खफी खां नाम के एक इतिहासकार है जो इनको साहेब ए खबर कहता है। अब सिडनी ओवन के शब्दों में अगर हम कहें तो सर सिडनी ओवन कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम एक अंतिम बादशाह है जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। परीक्षा में ऐसे कोटेशन पूछे जाते हैं कि भाई ये किसने कहा, तो साहेब ए खबर खफी खां ने कहा। अंतिम बादशाह जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, सिडनी ओवन ने कहा। अब बहादुर शाह का यह जो काल था 1707-1712, इसी दरमियान केंद्र में स्थिति कमजोर हो रही थी। परिणाम यह हो रहा था कि दिल्ली जो था वह षड्यंत्र का केंद्र बन गया। अब यहाँ 4 दल उभरे, जिसमें एक तुरानी थे, दूसरे ईरानी थे, तीसरे अफगानी थे और चौथे हिंदुस्तानी थे। मतलब यह कि तुरान मूल के जितने भी लोग थे एक जगह हो गए, ईरान मूल के जितने भी मुसलमान थे एक जगह हो गए, अफगान मूल के जितने मुसलमान थे सब एक जगह हो गए, और हिंदुस्तानी मूल के जितने थे सब एक जगह हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईरानी दल के सहयोग से जहांदार शाह, देखिए बहादुर शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, जहांदार शाह, तो ईरानी दल के सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। अब जहांदार शाह गद्दी पर बैठा तो इसके जीवन के जो प्रमुख बातें हैं उसमें एक बात यह है कि इसने इजारा प्रथा शुरू कर दी। दूसरी बात यह है कि लाल कुंवरी नाम की एक वेश्या है, इस पर यह आसक्त रहता था और कहते हैं कि पूरा शासन लाल कुंवरी वेश्या के हाथ में ही रहा। इस प्रकार हम दूसरे बादशाह जहांदार शाह को जब देखते हैं तो उसके बाद उस समय एक घटना यह घट रही थी कि हिंदुस्तानी दल के 2 नेता थे। इनका नाम था हुसैन अली खां और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां उस समय पटना में गवर्नर थे और अब्दुल्ला खां उस समय इलाहाबाद के गवर्नर थे। ये दोनों भाई थे, इसलिए हम इनको अली बंधु भी कहते हैं, इनको हम किंग मेकर भी कहते हैं, क्योंकि फारूक सियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात ये जो देख रहे हैं इनको गद्दी पर बैठाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो अब इन्होंने क्या किया कि जहांदार शाह को की जगह पर फारूक सियर को गद्दी पर बैठा दिया। अब फारूक सियर महोदय गद्दी पर तो बैठे, फारूक सियर गद्दी पर बैठे तो इन्होंने इन दोनों को भी ऊंचे ऊंचे पद दिए। अब इसके जीवन की जो बड़ी बड़ी घटना है उसमें यह है कि बंदा बहादुर जो एक सिख नेता है उसको 1716 ईस्वी में पकड़ लिया जाता है और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी जो बड़ी बात है यह समझ सकते हैं कि कंपनी जो भारत में थी अभी तक केवल व्यापार कर रही थी, उसको कोई भारत के सरकार की ओर से, मतलब मुगल सरकार की ओर से उनको कोई फरमान नहीं मिला था। 1717 में उनको पहली बार शाही फरमान मिला, मतलब एक तरह से कहिए वैध तरीके से वे अपनी कोठी स्थापित कर सकते हैं इस तरीके से। अब है मृत्यु, फारूक सियर की मृत्यु 28 फरवरी 1719 ईस्वी को हुई और फारूक सियर अपने जीवन में जो काम किया था इस वजह से इतिहासकार उन्हें घृणित कायर सम्राट कहते हैं, घृणित एवं कायर सम्राट, तो इनकी यह उपाधि मिल गई। खैर अब इनके बाद गद्दी पर आए रफ़ीउद्दरजात, कुछ अपने जीवन में बहुत नहीं किए, 4 महीने का इनका फरवरी से जून तक का शासन था, टीवी हो गया, मर गए। इसके बाद इनके बाद आए रफ़ीउद्दौला, इनका भी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, इनको पेचिश हो गया, ये भी मर गए। अब उसके बाद गद्दी पर बैठाए गए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठे तो मोहम्मद शाह अपने जीवन में इस तरह के व्यवहार किया करते थे, चारों तरफ इनको महिलाएं घेरी रहती थी, बेस्याएं घेरी रहती थी। वो इतिहासकारों ने इन्हें रंगीला की उपाधि दी है, इनको हम मोहम्मद शाह रंगीला के भी नाम से जानते हैं। अब मोहम्मद शाह के काल में स्थिति बहुत धीरे धीरे मुगलों की अत्यंत कमजोर होने लगी, दिल्ली षड्यंत्र का बहुत बड़ा केंद्र हो गया। तो दिल्ली में और भी जो अच्छे अच्छे सेनापति थे वे अब यहाँ से बड़े परेशान रह रहे थे और उनको लग रहा था कि अब यहाँ भविष्य नहीं है, इसलिए वे दिल्ली छोड़ करके और आगे बढ़ गए। इसमें चिनकलीज खां निज़ामुल मुल्क जिनको हम कहते हैं वह दिल्ली से बढ़े दक्षिण की ओर और पहुँच गए हैदराबाद। यहाँ इन्होंने निज़ाम शाही की स्थापना कर ली हैदराबाद पहुँच करके। इसी तरह से मुर्शीद कुली खां के नाम सुने होंगे, ये चले गए बंगाल और यहाँ जो है सो बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसी तरह से सआदत खां लखनऊ आ गए, अवध, और अवध में आकर के सआदत खां ने अवध की स्थापना कर ली, स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली। इसी तरह से बंगस पठान ने रुहेलखंड में, इसी प्रकार से बदन सिंह के नेतृत्व में जाट भी अपने को स्वतंत्र ये हो गए।
फिर दक्षिण में हम देखते हैं कि मराठे, उस समय छत्रपति साहू जी महाराज थे और उनके जो सैनिक कमांडर होते थे उनको हम पेशवा कहते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम के आप नाम सुने होंगे। तो बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा रहे और उनके काल में देखिए लगभग वही काल 1719 से 48 है, यानी मोहम्मद शाह के काल में ही आपको बाजीराव प्रथम और मस्तानी की जो कहानी आप फिल्म देखे होंगे बस इन्हीं के काल में घटी। तो ये मराठे उस समय बहुत मजबूत स्थिति में हो गए और मराठे अपना पैर फैला रहे थे। तो यही सारी घटना मोहम्मद शाह के काल में है। जो प्रमुख घटना है वह घटना को आप जिक्र कर सकते हैं कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया। इसको हम करनाल युद्ध के नाम से जानते हैं। करनाल में भारतीय सेना और अफगानी नादिर शाह के आमना सामना हुआ। इस तरह से दोनों जब भिड़े, दोनों में लड़ाई हुई, अंततः नादिर शाह जीत गया। तो नादिर शाह को हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं। तो ये नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद जो आते हैं उनका नाम है अहमद शाह। अहमद शाह के काल के घटना को बहुत बड़ी नहीं है, हम सीधे आलमगीर पर आ रहे हैं। अब इनके बाद है आलमगीर, आलमगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से पहले आलमगीर के टाइम में अगर हम देखें तो आलमगीर के टाइम में एक बड़ी घटना होती है पलासी की लड़ाई। 1727 जून 1757 को बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। तो आलमगीर द्वितीय के काल आप देख रहे हैं 1764 से 1759, इन्हीं के काल में 1757 में पलासी की लड़ाई हुई। उसके बाद आलमगीर के बाद शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठे। उसके बाद कुछ ही दिनों के लिए उसके बाद शाह आलम गद्दी पर बैठे और शाह आलम लंबे समय तक रहे। तो शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठे, लेकिन दिल्ली में षड्यंत्र बहुत अधिक था। अंततः इनको जो है दिल्ली छोड़ देना पड़ा, दिल्ली बदर हो गए और ये भी लखनऊ आकर के रहने लगे। अब बाहर ही रहे, लखनऊ रहे, पटना रहे। अब शाह आलम द्वितीय के काल में जो बड़ी घटना घटती है उसमें हम आपको चर्चा कर सकते हैं कि 1761 में अब्दाली के नाम सुने होंगे, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठे, इनके बीच में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। अभी मैंने चर्चा की थी कि 1720 से मराठे बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत हो गए थे, लेकिन 1761 आते आते मराठे इतनी स्थिति मजबूत हो गई थी कि लग रहा था कि अब पूरे भारत पर इन्हीं का शासन होगा। परंतु 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली के हाथों मराठे की बुरी तरह से हार हो गई। कहते हैं कि मराठा का कौन सा ऐसा गांव नहीं था जहां के घर से कोई न कोई हीरे या मोती न खोए गए, यानी कोई न कोई सैनिक नहीं मारे गए। मराठे को बहुत धक्का लगा। यह तय हो गया, इतिहासकार कहते हैं कि यह तो तय नहीं हुआ कि भारत में अगला शासक कौन होगा, लेकिन यह तय हो गया कि अब भारत में आगे शासन कौन नहीं करेगा, यानी मराठे अब भारत के शासक नहीं होंगे, यह तय हो गया। अब अगर हम शाह आलम द्वितीय की और चर्चा करें तो हम 1757 में पलासी की लड़ाई को देखे थे कि पलासी में 1757 में लड़ाई हुई और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। लेकिन पलासी की जो लड़ाई थी उसमें लड़ाई वास्तव में बल की लड़ाई नहीं थी, उसमें लड़ाई युद्ध कौशल की नहीं थी, उसमें छल की लड़ाई थी, धोखे की लड़ाई थी। क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति मिर्जाफर थे धोखे से सिराजुद्दौला को हरा दिए, वे स्वयं अंग्रेजों से जाकर के मिल गए। लेकिन इसके उपरांत बक्सर का युद्ध है, आप 1764 में बक्सर की लड़ाई का नाम सुने होंगे, बक्सर युद्ध। तो बक्सर युद्ध जो है बक्सर युद्ध ये हुआ 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ ये वास्तव में लड़ाई थी। एक तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और दूसरे तरफ से भारतीय सेना में 3 लोग शामिल थे। पहला अवध के नवाब थे, दिल्ली के शुजाउद्दौला और दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम, देखिए शाह आलम द्वितीय। और तीसरे जो थे वे बंगाल से भागा हुआ मीर कासिम। तो इस प्रकार से मीर कासिम, शुजाउद्दौला
और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के गठबंधन बनाए और बक्सर में अंग्रेज़ों का सामना किए, लेकिन फिर भी इनका गठबंधन काम नहीं आया। अंततः लड़ाई जो है सो दोपहर होते होते ही समाप्त हो गई। यद्यपि ऐसा भारत के इतिहास में देखा गया कि पहली बार भारत की सेना ने भारतीयता के नाम पर विद्रोह की है। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो अंग्रेज़ लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी सेना में जो भारतीय थे उनसे में से एक टुकड़ी भाग करके विद्रोह करके और भारतीय सेना से मिल गई थी, अंग्रेजी सेना से भाग करके भारतीय सेना में मिल गई थी। तो बक्सर का युद्ध अपने आप में कई महत्व रखता है। पहला महत्व यह रखता है कि बक्सर का युद्ध छल का लड़ाई नहीं था, बल का लड़ाई था। यह आमने सामने की लड़ाई थी, यह शौर्य की लड़ाई थी। इसने तय की कि हाँ वास्तव में अब आगे शासन कौन करेगा। दूसरी बात, इसने यह भी दिखाया कि भारत के सैनिक समय आने पर विद्रोह भी कर सकते हैं, भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बात इसमें हम यह देखते हैं कि यह टर्निंग पॉइंट था 1764 में, चूँकि दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय भी हार गए। अंत में इलाहाबाद में 1765 में एक संधि होती है और इलाहाबाद में संधि के द्वारा मुगल अंग्रेज़ों को बंगाल में शासन करने के लिए लिखित आदेश दे देते हैं। तो इस प्रकार अगस्त 1765 के इलाहाबाद की जो संधि है, इस संधि के द्वारा वैध रूप से बंगाल में शासन अंग्रेज़ों का शुरू हो जाता है। जो 1765 से 72 तक द्वैध शासन के रूप में चलता है, उसमें अंग्रेज भी शासन करते हैं और नवाब को भी मुखौटा के रूप में रखते हैं। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग कानून के बाद उसमें परिवर्तन होता है। खैर, मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो काल है यह शाह आलम द्वितीय का काल है। अब इनके काल में अंग्रेज बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। इन्हीं के काल में आप लॉर्ड वेलेस्ली का नाम सुने होंगे। तो वेलेस्ली के काल में स्थिति और भी मजबूत हो गई। अंग्रेज चारों दक्षिण में कई सारे युद्ध जीत गए, टीपू सुल्तान को हरा दिए, तो मैसूर राज्य पर कब्जा हो गया। अब 1803 आते आते अंग्रेज दिल्ली पर भी पहुंच गए, दिल्ली पर कब्जा कर लिए और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 1806 में पहली बार ब्रिटिश कंपनी ने सिक्के ढाले। बंगाल में 1806 में सिक्का ढला, जिसको हम रुपया कहते हैं। और आज जो वर्तमान आप रुपया सिक्का देखते हैं, इसका प्रचलन यही 1806 ईस्वी से कंटिन्यू जो है, मैंने विक्टोरिया का नाम आप सुनते होंगे, वो चल रहा है, चलता था। आज़ादी के बाद से फिर दूसरे सिक्के जारी किए गए। अब हम 1806 से 1837 में अकबर द्वितीय के नाम से देखते हैं। अकबर द्वितीय का काल में ही राजा राम मोहन राय के आप नाम सुने होंगे। उनका नाम राम मोहन राय था। उन्होंने अकबर के पेंशन के लिए इंग्लैंड में जाकर के पैरवी भी की थी। अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी और तब राम मोहन राय राजा राम मोहन राय कहलाते थे। उसके बाद 1837 के बाद बहादुर शाह गद्दी पर बैठे द्वितीय, और इनको जफर की उपाधि थी क्योंकि यह एक कवि थे, शायर थे और जफर नाम से लिखा करते थे। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे, बहादुर शाह जिनको जफर कहते हैं, यह जो है सो अंतिम बादशाह थे। जब 1857 का महाविद्रोह हुआ मेरठ छावनी से, भारत के सैनिक जब विद्रोह करके 10 मई को पहुंच गए, 11 मई को दिल्ली में, तो बहादुर शाह को अपना कहे कि आप हमारा नेता बनिए और विद्रोह करिए। बहादुर शाह ने इसको स्वीकार कर लिया और इनके सैनिक कमांडर थे जनरल बख्त खान। तो बख्त खान के रूप में एक मजबूत सैनिक कमांडर मिला। लेकिन इस समय इनकी अवस्था अधिक हो गई थी, तो बूढ़े बादशाह बहुत कुछ नहीं कर सके। कई कारणों से 1857 का विद्रोह विफल रहा। हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को कैद कर लिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई और वहीं इनको दफना दिया गया। इस तरह से 1526 में बाबर ने जिस महान मुगल का नींव रखा था भारत में, उसका अंतिम पाया बहादुर शाह जफर भी डगमगा गया, समाप्त हो गया। और इस पाए की लकड़ियाँ अभी भी रंगून की धरती में दबी हुई है, जो हम सब के लिए बहुत ही कष्टप्रद चीज़ है। क्योंकि हमारे ये बादशाह थे, 1857 के विद्रोह में जितने भी लोग अंग्रेज़ों से विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता माना था। बहादुर शाह ने सबसे अपना समर्थन मांगा था। उसमें हमारे बिहार से बाबू कुंवर सिंह भी थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। इस प्रकार से 1857 का विद्रोह। अब हम 1857 के विद्रोह पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और 1857 के विद्रोह के कारण
कैसे कैसे मैंने विद्रोह हुए, कौन कौन क्षेत्र में हुए, बिहार में कहाँ कहाँ हुए, कहाँ सैनिक किए, कहाँ किसान किए, कहाँ किनका सहयोग उसमें रहा। कुल मिलाकर के मैं 1857 का विद्रोह पर एक विस्तृत बीपीएससी मेंस और पीटी दरोगा एसएससी आदि एग्जामों के लिए उसमें जो फैक्चुअल होगा वो भी बताऊंगा, और बीपीएससी मेंस के लिए भी 1857 के विद्रोह में कहाँ से कितने कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या है, ये पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। धन्यवाद। तो आप समझ गए होंगे कि महान मुगल, उत्तर मुगल में क्या फ़र्क है। तो बाबर से औरंगजेब को महान मुगल कहते हैं, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय तक के काल को हम उत्तर मुगल कहते हैं या मुगल पतन का काल कहते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इनका नाम कैसे याद रखेंगे। तो इनका नाम याद रखने के लिए बस एक वर्ड आप याद रखें, और ये नाम है वजह फरमाया शहंशाह अब। वजह फरमाया शहंशाह अब, केवल इतना याद कर लीजिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा, एकदम गारंटी है। वजह फरमाया शहंशाह अब, बस इतना ही। वजह देखिए, ब बहादुर शाह, ज जहांदार शाह, फ फर्रुखसियर, र रफ़ीउद्दर्जात रफ़ीउद्दौला, म मुहम्मद शाह, आ बनता है अ और आ से अहमद शाह, आलमगीर। अब जो है शहंशाह, देखिए शाहजहां और शाह आलम, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। वजह फरमाया शहंशाह अब, तो ये आप वर्ड याद रखें, आपको ये टोटल वजह फरमाया शहंशाह अब। तो भारत में उत्तर मुगल में जो शासक हुए उनका नाम भी आपको याद हो गया होगा और पूरी कहानी समझ गए होंगे। धन्यवाद।